कहानी की शुरुआत होती है एक विशाल समंदर के ऊपर, जहां लहरों को चीरता हुआ एक समुद्री जहाज आगे बढ़ रहा होता है। इस जहाज पर सवार है प्रिंस एरिक, एक योद्धा राजकुमार जो दिल से बेहद दयालु और इंसानियत पर यकीन करने वाला है। एरिक का मानना है कि समंदर के जीव भी हमारी तरह जिंदा आत्माएं हैं, इसलिए वह कभी किसी समुद्री जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। असल में एरिक और उसके लोग इस यात्रा पर निकले हैं समंदर की गहराइयों से कीमती चीजें इकट्ठा करने के लिए। लेकिन एरिक के लिए यह यात्रा सिर्फ खजाने की नहीं बल्कि खोज और आज़ादी की है। उसे समंदर की गहराइयाँ, हवा की महक और लहरों की आवाज़ सब कुछ मोह लेती है। आज की रात खास है, पूर्णिमा की रात। कहा जाता है कि इस रात समंदर की गहराइयों से रहस्यमय प्राणी मरमेड यानी जलपरियां ऊपर आती हैं। जहाज के कई लोग उत्सुक हैं उन्हें पकड़ने के लिए, क्योंकि मरमेड को पकड़ना उनके लिए सोने से भी ज्यादा कीमती है। लेकिन एरिक ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। उसका कहना है हर जीव को अपनी आज़ादी का हक है। इधर समंदर की गहराइयों में चमकते हुए शहर अटलांटिका में वहाँ की राजा किंग ट्राइटन अपनी सभी बेटियों को बुलाते हैं। उनकी 6 बेटियां तो आती हैं, लेकिन सबसे छोटी एरियल नहीं होती। राजा अपने वफादार सलाहकार कैंकड़े सेबेस्टियन को हुक्म देते हैं, जाओ और मेरी बेटी को ढूंढ कर लाओ। सेबेस्टियन, जो अपने फर्ज को बहुत गंभीरता से लेता है, तुरंत निकल पड़ता है। दूसरी ओर हमें पहली बार नजर आती है हमारी कहानी की नायिका एरियल। एरियल एक जिज्ञासु, सपने देखने वाली लड़की है जिसे इंसानों की दुनिया बहुत फैसिनेटिंग लगती है। वो हमेशा सोचती रहती है कि जमीन पर लोग कैसे रहते होंगे, क्या खाते होंगे और सबसे ज्यादा कैसे महसूस करते होंगे। आज वह अपने दोस्त फ्लाउंडर के साथ एक पुराने डूबे हुए जहाज पर पहुंचती है। फ्लाउंडर उसे चेतावनी देता है, एरियल वहां जाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन एरियल उसकी नहीं सुनती। वह निडर होकर उस डूबे हुए जहाज के अंदर चली जाती है। जहाज के अंदर उसे इंसानों की बनाई हुई पुरानी चीजें मिलती हैं, कांटे, बर्तन और जाने क्या क्या। वह एक फॉर्क उठाती है और खुश होकर कहती है, इंसान कितनी अद्भुत चीजें बनाते हैं। उसी वक्त अचानक एक भयानक शार्क उस पर हमला करती है। एरियल अपनी फुर्ती और समझदारी से शार्क को चकमा देती है और फ्लाउंडर के साथ वहां से भाग निकलती है। बचकर निकलने के बाद वह अपने दोस्त स्कटल के पास जाती है, जो इंसानों के बारे में थोड़ा बहुत जानने का दावा करता है। एरियल फॉर्क उसे दिखाकर पूछती है, ये क्या है? स्कटल अंदाजा लगाता है और बोलता है, ओह, ये तो बाल संवारने का औजार है। एरियल हंस पड़ती है और फॉर्क से बाल संवारने लगती है। तभी वहां सेबेस्टियन परेशान होकर पहुंचता है। राजा तुम्हें बुला रहे थे एरियल, आज मून फेस्टिवल है और तुम वहां नहीं पहुंची। एरियल अपनी गलती समझती है और तुरंत राजा ट्राइटन के दरबार की ओर तैर पड़ती है। इधर समंदर के एक अंधेरे कोने में एक रहस्यमय समुद्री चुड़ैल उर्सुला सब कुछ देख रही होती है। उसकी नजरें हमेशा से एरियल पर टिकी हैं। वो कहती है, यही वो जलपरी है जो मेरे काम आएगी। अब एरियल अपने पिता के सामने है। किंग ट्राइटन उसे समझाते हैं, इंसानों की दुनिया से दूर रहो एरियल, वो हमारे लिए खतरनाक हैं। लेकिन एरियल विरोध करती है, पिता, इंसान बुरे नहीं होते, वो हमारी तरह ही हैं, बस थोड़े से अलग। राजा गुस्से में कहता है, इंसानों ने ही तुम्हारी माँ की जान ली थी, क्या तुम भूल गई हो? यह सुनकर एरियल के दिल पर चोट लगती है। वह गुस्से और दुख में वहां से चली जाती है। राजा जानते हैं कि एरियल उनकी बात नहीं मानेगी, इसलिए वह सेबेस्टियन को पीछे भेजते हैं। अपने कमरे में पहुंचकर एरियल अपने सीक्रेट खजाने के बीच बैठ जाती है। वो जगह है जहां उसने इंसानों की अनगिनत चीजें इकट्ठा कर रखी हैं। उसे अब भी इंसानों की दुनिया का ख्याल चैन नहीं लेने देता। अचानक उसे ऊपर आसमान से आती रोशनी और धमाकों की आवाज सुनाई देती है। वो ऊपर तैरती है और देखती है एक विशाल जहाज समंदर की सतह पर तैर रहा है, जहां लोग जश्न मना रहे हैं। वही जहाज जिस पर प्रिंस एरिक है। एरियल दूर से उसे देखती रहती है। उसे एरिक में कुछ खास महसूस होता है, कुछ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। जहाज पर एरिक अपने क्रू के साथ हंसता, गाता और खुश नजर आता है। हालांकि उसका गार्डियन उसे किनारे पर ले जाकर कहता है, आप एक प्रिंस हैं महाराज, आम लोगों के बीच इस तरह आपको नहीं घुलना मिलना चाहिए। लेकिन एरिक मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं ताज से नहीं इंसानियत से राज करना चाहता हूँ। एरियल ये सुनती है और उसके दिल में कुछ जग जाता है। लेकिन तभी भयानक तूफान आ जाता है।
आकाश गरजने लगता है, बिजली कड़कती है, समंदर उफान पर आ जाता है, जहाज हिलने लगता है, लोग चीखने लगते हैं और सब छोटी नावों में बैठकर भागने लगते हैं। एरिक भी भागने वाला होता है, लेकिन जैसे ही उसे याद आता है उसका कुत्ता मैक्स अब भी नाव पर ही फंसा हुआ है, उसे बचाने के लिए वापस दौड़ता है। लेकिन तभी जहाज पर आग लग जाती है और एक जोरदार धमाके के साथ 2 टुकड़ों में टूट जाती है। एरिक पानी में गिरता है और बेहोश हो जाता है। इधर एरियल उसे डूबता देख नीचे जाती है और अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचा लेती है। वो एरिक को किनारे तक ले आती है, उसकी सांसें वापस लाने की कोशिश करती है और अपने जादुई गीत से गाना शुरू करती है। उसकी आवाज़ समंदर की लहरों में गूंजती है, नर्म, मोहक और दर्द भरी। धीरे धीरे एरिक की आंखें खुलने लगती हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे देख पाए एरियल पानी में वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद एरिक के सैनिक वहां पहुंचते हैं और उसे उठा ले जाते हैं। एरिक को इतना याद रहता है कि किसी लड़की ने उसकी जान बचाई जिसकी आवाज़ उसने सुनी थी। उधर गहराइयों में उर्सुला ये सब देखती है और मुस्कुराती है। अब वक्त आ गया है मेरी प्यारी एरियल। कई दिन बीत जाते हैं। एरिक अब ठीक है, लेकिन उसके मन में बस वही एक सवाल, वो लड़की कौन थी जिसने मेरी जान बचाई। वो अपनी माँ महारानी से कहता है, माँ मुझे उस लड़की को ढूंढना है। लेकिन महारानी जवाब देती है, हमने हर कोशिश की बेटा, पर कोई नहीं जानता वो कौन थी। फिर भी एरिक हार नहीं मानता। हर रोज वो समंदर के किनारे जाता है, उम्मीद में कि शायद वो लड़की फिर दिख जाए। उधर समंदर में एरियल की बहनें एरिक के जहाज के मलबे को साफ करने में लगी हैं, लेकिन एरियल उनसे दूरी बनाए रखती है। उसका मन अब कहीं और है। राजा ट्राइटन को शक हो जाता है कि एरियल किसी इंसान से मिली है। वो सेबेस्टियन से सच्चाई पूछते हैं और सेबेस्टियन डरते हुए सब बता देता है। राजा का गुस्सा फूट पड़ता है। वो अपने त्रिशूल से एरियल की सारी इंसानी चीजें नष्ट कर देता है। एरियल टूट जाती है, उसकी आंखों में आंसू हैं, उसके सपनों के टुकड़े उसके चारों ओर बिखरे हैं। वो सोचती है, कोई मेरी बात क्यों नहीं समझता, कोई मेरे सपनों को क्यों नहीं देखता। और तभी समंदर की गहराइयों में, जहाँ रोशनी की एक किरण भी मुश्किल से पहुँचती है, वहाँ से उभरती है एक रहस्यमयी आकृति, विच उर्सुला। वो काले धुएं के बादल में से झांकती है और एरियल से कहती है, डर मत मेरी प्यारी, मैं तुम्हारी आंट हूँ। सब मुझे गलत समझते हैं, पर मैं जानती हूँ तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में क्या चाहिए। उर्सुला के इन मीठे स्वर के पीछे एक खतरनाक इच्छा छिपी है। वो कहती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए हमें सामने से मिलना होगा। एरियल उर्सुला से मिलने के लिए निकल पड़ती है। वो पहुंचती है उस अंधेरे गुफा में जहां चारों ओर जादुई धुआं और डरावनी आवाजें हैं। वहीं उर्सुला मुस्कुराकर कहती है, मुझे सब पता है मेरी प्यारी, तुम्हें एक इंसान से प्यार हो गया है, वो राजकुमार एरिक है। एरियल चुप रहती है, लेकिन उसकी आंखें सब कह देती हैं। उर्सुला कहती है, मैं तुम्हें इंसानों के जैसे पैर दे सकती हूँ ताकि तुम उसके पास जा सको, मगर इसके बदले में मुझे तुम्हारी आवाज़ चाहिए। एरियल चौंक जाती है। मेरी आवाज़? उर्सुला समझाती है, हाँ, 3 दिनों के भीतर अगर तुम उस राजकुमार को अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाई और उसने तुम्हें अगर किस नहीं किया तो तुम मेरी गुलाम बन जाओगी। एरियल सोच में पड़ जाती है। उसका मन डर और चाहत के बीच झूल रहा है। वो मुड़कर जाने लगती है। तभी उर्सुला का स्वर फिर गूंजता है, अगर चली गई तो हमेशा अपने पिता के आदेशों में बंधी रहोगी, कभी अपने प्यार तक नहीं पहुंच पाओगी। ये शब्द एरियल के दिल को चीर जाते हैं। वो रुकती है और आखिरकार उर्सुला की शर्तें मान लेती है। उर्सुला मुस्कुराती है। वो जादू से एक शंख के लॉकेट में एरियल की आवाज़ कैद कर देती है और उसे अपने गले में पहन लेती है। फिर वो एरियल के चारों ओर घूमती है और अपने काले जादू से कहती है, अब से तुम इंसान बनोगी, अपने पैरों पर चल सकोगी, लेकिन अपनी आवाज़ हमेशा के लिए खो दोगी। जादू शुरू होता है और अब एरियल की पूंछ की जगह उसके पैर आ चुके हैं इंसानों के जैसे। अब वो सांस नहीं ले पा रही क्योंकि वो पूरी तरह से इंसान बन चुकी है। वो जल्दी से ऊपर जाती है सतह पर, लेकिन ऊपर पहुंचते ही एक मछुआरे का जाल उसे पकड़ लेता है। मछुआरा उसे अपनी नाव में खींच लेता है और हैरानी से कहता है, तुम समंदर में कैसे आई? चलो मैं तुम्हें रानी के पास ले चलता हूँ, वो तुम्हारा ध्यान रखेगी। वो एरियल को लेकर महल पहुँचता है, एक सुंदर भव्य महल जिसमें एरिक रहता है। महल में उसकी खूब खातिरदारी होती है और जब एरिक को खबर मिलती है कि किसी मछुआरे के जाल में एक लड़की फंसी है, वो तुरंत उससे मिलने चला जाता है। एरियल जैसी एरिक को देखती है,
उसकी आंखों में चमक भर जाती है। वो बोलना चाहती है, कहना चाहती है कि मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी, पर उसकी आवाज़ तो उर्सुला ले चुकी थी। एरिक भी उसे देखता है पर पहचान नहीं पाता। वो बस इतना महसूस करता है कि इस लड़की में कुछ जाना पहचाना सा है। धीरे धीरे एवियल महल में घुल मिल जाती है। वो इंसानों की चीज़ों को देखकर हैरान होती है और मन में कहती है, कितनी अनोखी दुनिया है ये। वो एक कमरे में जाती है जहाँ एरिक ने समुद्र की अनगिनत चीज़ें सजा रखी हैं। वहीं एरिक भी पहुँच जाता है और दोनों की नज़रें टकराती हैं। एवियल एक पत्थर उठाकर खेल खेल में उसे तोड़ देती है और उसमें से एक चमकता हुआ हीरा निकलता है। एरिक मुस्कुराता है, वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतना खूबसूरत है। एरिक को एवियल का साथ अच्छा लगता है। वो उसे इंसानों की दुनिया, अपनी यात्राओं और सपनों के बारे में बताता है। तभी वहाँ उसका गार्डियन आ जाता है और कहता है, महाराज, अब तक हमने उस लड़की को नहीं ढूंढा जिसने आपकी जान बचाई थी। एरिक जवाब देता है, तो अब मैं खुद उसे ढूंढूंगा। मुझे घोड़ा गाड़ी तैयार करूं। थोड़ी देर बाद एरिक अपनी गाड़ी से निकलता है और साथ में होती है एवियल। दोनों समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। लहरें किनारे को छूती हैं और दोनों की हंसी हवा में गूंजती है। फिर वो एक फेस्टिवल में पहुंचते हैं जहां रंग, रोशनी और संगीत का मेला लगा है। एवियल सब कुछ देखकर खुश हो उठती है। ये उसका सपना था जो अब सच हो रहा है। एरिक भी उसके साथ हंसता नाचता। उन दोनों के बीच एक खामोश जुड़ाव महसूस होता है, एक अनकहा प्यार। रात को दोनों एक छोटी कश्ती में समंदर पर निकलते हैं। चारों ओर बस शांति, चांद की रोशनी और लहरों की नरम आवाज़। पास में ही एवियल के दोस्त सेबेस्टियन, स्कटल और फ्लाउंडर अब मौजूद हैं। वो आपस में कहते हैं, अब वक्त आ गया है। अगर एवियल ने उसे किस कर दिया तो वो हमेशा के लिए इंसान बन जाएगी। लेकिन तभी उर्सुला, जो सब देख रही थी, गुस्से में चीख उठती है, नहीं, वो मेरी गुलाम बनेगी। वो अपने जादू से समंदर में तूफान खड़ा कर देती है। कश्ती पलट जाती है। दोनों पानी में गिर जाते हैं। हालांकि दोनों की जान बच जाती है, लेकिन वो किस नहीं कर पाते। उर्सुला दूर से हंसती है। उसका प्लान अब तक सफल है। अगले दिन एरिक के गार्डियन उससे कहते हैं, मुझे लगता है महाराज, आपको आपकी मंजिल मिल चुकी है। आप इस लड़की के साथ बहुत खुश रहते हैं। शायद हमें अब दूसरी लड़की को ढूंढना बंद कर देना चाहिए। एरिक मुस्कुराता है पर भीतर से अब भी बेचैन है। कहीं वो लड़की यही तो नहीं। वो दोबारा समुद्र के किनारे जाता है, पुकारता है, कौन थी वो जिसने मेरी जान बचाई थी? मेरे सामने आओ। अचानक चारों तरफ धुआं उठने लगता है और उसके बीच में एक लड़की उभरती है, एक मोहक आवाज़ के साथ गाती हुई, उसी आवाज़ में जिसने उसे बचाया था। एरिक हैरान रह जाता है। वो समझ चुका था कि ये वही लड़की है। उसे वह अपने महल ले जाता है, बिना जाने कि वो असली है भी या नहीं, बल्कि उर्सुला का जादू है जिसने खुद को इंसान का रूप दे दिया है। इधर समंदर की गहराइयों में राजा ट्राइटन अपनी बेटी के लिए परेशान है। वो अपनी बाकी बेटियों को आदेश देते हैं, जाओ और एरियल को ढूंढ के लाओ। अगली सुबह एरियल के दोस्त उसे जगाते हैं, एरियल, आज तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर तुमने एरिक को अपने प्यार का इजहार नहीं किया तो वो चुड़ैल तुम्हें अपना गुलाम बना लेगी। एरियल जल्दी से एरिक को ढूंढने लगती है, पर जब वो उसे देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। एरिक अपनी माँ महारानी को बता रहा होता है, माँ देखिए, ये वही लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी। और एरियल ये सब देख रही होती है, आंखों में दर्द और दिल में एक ही सवाल, ये एरिक क्यों नहीं समझ पा रहा कि वो लड़की मैं हूँ। एरियल का दिल उस वक्त टूट जाता है जब वो एरिक को कहता सुनती है, मैं इससे प्यार करता हूँ। ये शब्द उसके सीने में तीर की तरह लगते हैं और वह वहाँ से चली जाती है। तभी उस लड़की के गले में एक चमकता हुआ लॉकेट दिखता है, वही लॉकेट जिसमें उर्सुला ने एरियल की आवाज़ कैद की थी। मतलब कि ये लड़की और कोई नहीं, वही चुड़ैल है। तभी आसमान से उसका दोस्त स्कटल उसके पास आता है, हाँफते हुए, एरियल, मैंने सब देख लिया है। वो लड़की वही चुड़ैल है। मैंने उस लॉकेट को देखा है जिसमें तुम्हारी आवाज़ कैद है। वो तुम्हारे प्यार को तुमसे छीनना चाहती है। एरियल की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि हिम्मत की चमक है। वो गहराई से सांस लेती है और कहती है, अब बहुत हो गया, मैं उसे और किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। वो तेजी से वापस महल की ओर लौटती है। वहाँ इस वक्त एरिक और उस लड़की की एंगेजमेंट पार्टी चल रही होती है। चारों तरफ संगीत, खुशी और रोशनी है, पर एरियल का दिमाग बस एक ही चीज़ में लगा है कि सच को उजागर करना है। महारानी एरिक से पूछती है, एरिक, क्या तुम सच में इस लड़की से प्यार करते हो? क्योंकि मैंने तुम्हें दूसरी लड़की एरियल के साथ बहुत ज़्यादा खुश देखा है। एरिक कुछ कह नहीं पाता। माँ, मुझे नहीं पता, बस लगता है
यही वो लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी। और तभी आसमान से स्कटल आता है, वो उस लड़की पर हमला कर देता है। सारा हॉल हक्का बक्का रह जाता है। उसी वक्त एवियल अंदर आती है, उसकी आंखों में दृढ़ता है। वो आगे बढ़कर उस लड़की के गले से लॉकेट खींचती है और जमीन पर फेंक देती है। लॉकेट टूटते ही उसमें से एवियल की आवाज बाहर निकलती है, वो हवा में गूंज उठती है। एरिक। एवियल की आवाज लौट आती है। वो तुरंत एरिक की ओर देखती है और कहती है, एरिक, जिसने तुम्हारी जान बचाई थी वो मैं थी। एरिक के चेहरे पर हैरानी और खुशी, वो आखिरकार सच जान चुका था। वो मुस्कुराकर एवियल का हाथ पकड़ता है। मुझे पता होना चाहिए था। वही आवाज, वही आंखें, पर तभी सब कुछ हिलने लगता है। वो लड़की अब इंसान नहीं रहती, वो बदल चुकी थी। और उर्सुला में वो गुस्से से चीख उठती है, तुमने मेरा जादू तोड़ा, अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो अपने टेंटिकल से हमला करती है, एवियल बचने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसका जादू खत्म हो चुका है। वो दोबारा अपनी असली पहचान में लौट आती है, एक मरमेड में। उर्सुला उसे पकड़कर समंदर में कूद जाती है। नीचे गहराई में राजा ट्राइटन पहुंचते हैं। वो अपनी बेटी को चुड़ैल के कब्जे में देखकर चिल्लाते हैं, उर्सुला, उसे छोड़ दो। उर्सुला हंसती है, नहीं राजा ट्राइटन, तुम्हारी बेटी ने मुझसे सौदा किया था, अब वो मेरी है। ट्राइटन अपनी बेटी की आंखों में देखता है, वो कुछ नहीं कह पाता। और तभी ट्राइटन बोलता है, अगर किसी को इसकी कीमत चुकानी ही है तो वो मैं चुकाऊंगा। वो उर्सुला से सौदा करते हैं, अपनी जान देकर अपनी बेटी को बचाने का। उर्सुला खुशी से उछल पड़ती है। वो अपने टेंटिकल से उसे छूती है और ट्राइटन की चमकती हुई त्रिशूल को अपने कब्जे में ले लेती है। अब वो चीखती है, आखिरकार मैं समंदर की रानी बन चुकी हूँ। समंदर काला हो जाता है, बिजलियाँ गिरती हैं, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि अब एरिक भी नीचे पानी में आ चुका है। वो एक टूटे हुए भाले के साथ उर्सुला पर हमला करता है, पर उर्सुला अपने जादू से एक विशाल ऑक्टोपस का रूप ले लेती है। उसके टेंटिकल्स पहाड़ों जैसे, आंखों में आग और बेकाबू गुस्सा। वो पूरी ताकत से समंदर में हलचल मचा देती है। लहरें उठती हैं, जहाज डूबने लगते हैं और एक पुराना जहाज सतह पर आ जाता है। एवियल तेजी से सोचती है, अगर कुछ करना है तो अभी करना होगा। वो उस शिप पर पहुंचती है और उसकी स्टीयरिंग व्हील घुमाकर उसे उर्सुला की तरफ मोड़ देती है। शिप की नुकीली नोक सीधे जाकर उर्सुला के सीने में धंस जाती है। एक जोरदार चीख के साथ उर्सुला का अंत हो जाता है। उसका जादू टूट जाता है और समुद्र फिर से शांत हो जाता है। साथ ही उसी पल राजा ट्राइटन भी जिंदा हो जाते हैं। वो अपनी बेटी के पास आते हैं। एवियल कुछ नहीं कह पाती, उसकी आंखों में बस आंसू होते हैं। वो पिता को देखकर झुक जाती है और धीरे से कहती है, पापा माफ करना। ट्राइटन मुस्कुराते हैं, तुमने वही किया जो तुम्हारे दिल ने कहा बेटी। एवियल अपने पिता के साथ वापस समंदर की गहराइयों में चली जाती है। उधर एरिक किनारे पर आकर होश में आता है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे एवियल से मिलना है। महारानी कहती है, एरिक वो एक मरमेड है, उसकी दुनिया अब तुम्हारी दुनिया नहीं। एरिक की आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में बस एक ही नाम, एवियल। इधर गहराइयों में राजा ट्राइटन अपने दोस्त सेबेस्टियन से पूछते हैं, सब कुछ ठीक हो गया है, पर मेरी बेटी खुश क्यों नहीं है? सेबेस्टियन मुस्कुराता है, क्योंकि उसकी खुशी एरिक के साथ है महाराज। वो उससे सच्चा प्यार करती है। ट्राइटन कुछ पल सोचते हैं, फिर मुस्कुराते हैं। वो अपना त्रिशूल उठाते हैं और एक रोशनी के साथ जादू करते हैं और एवियल दोबारा से इंसान बन जाती है। किनारे पर एरिक उदास बैठा है, लहरों को देखता हुआ, और तभी उसके सामने पानी से एवियल आती है। दोनों एक दूसरे की ओर भागते हैं। एरिक उसे अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों की आंखों में आंसू हैं, पर इस बार वो आंसू खुशी के हैं। धीरे धीरे सूरज डूबता है, लहरें शांत हो जाती हैं और कहानी वहीं खत्म होती है, जहाँ दो अलग अलग दुनियाओं के लोग प्यार के जादू से एक दूसरे के हो जाते हैं। और इसी खूबसूरत पल के साथ द लिटिल मरमेड की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली मूवी ब्रेकडाउन के साथ।